बंकिम चंद्रा ने वंदे मातरम का निर्माण किया था। जी हाँ, उन्होंने ये गाना लिखा था। इस गाने को हमेशा ही फ्रीडम फाइटिंग में, और उन्होंने इंडिया का जो इतिहास था, जो कल्चर था, और जिस तरीके से अंग्रेजों से हमने अपनी गुलामी हटाई थी और इंडिया को इंडिपेंडेंस की तरफ पहुंचाया था 1947 के में, उस गाने के अंदर वो सब कुछ रखा गया था। वंदे मातरम एक गाना ही नहीं बल्कि एक इमोशन है, एक कहानी है इंडिया के उस प्राइड कल्चर की जिसके बारे में लोगों को बताना था। बंकिम चंद्रा ने ये चीज सोच के रखा था कि हमारे देश का बच्चा और बच्चा पीढ़ी दर पीढ़ी जब जब ये गाना सुनेंगे उनको यही समझ में आएगा कि किस तरीके से और कितना महान हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश के लोग हैं, और कितने अलबेले तरीके से हम इस डाइवर्सिटी के अंदर भी एकाग्रता रखते हैं। जो टुगेदरनेस, डाइवर्सिटी इक्वल्स टू टुगेदरनेस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया से ही बाहर आया है। आप किसी भी और देश की बात कर लीजिए, आपको हमेशा समझ में आएगा कि एक जो पूरा कल्चर है, एक चीज है, वो कितनी डोमिनेंट है। पर भारत के अंदर हर 10 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है। भारत के अंदर हर थोड़े थोड़े टाइम पे लोगों का कल्चर, रिलीजन और चीजें चेंज हो जाती है, और सब कोई मिल बांट के आराम से रहता है। पर क्या हमने अपने आप से एक सवाल पूछा कि क्या वंदे मातरम को वो पहुंच, या वो पॉपुलैरिटी मिली, या वो दर्जा और रिस्पेक्ट मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी? जी हाँ, कांग्रेस के कार्यकाल में जब जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तब हमें लगा कि वंदे मातरम को नेशनल एंथम बनाया जाएगा, बल्कि कांग्रेस के कार्यकाल में उसको नेशनल एंथम नहीं बनाया गया, नेशनल सॉन्ग बनाया गया। और जब उनसे पूछा गया कि ये क्यों किया गया, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि वंदे मातरम एक एपिटोम ऑफ सॉन्ग है और उसको ही ये मिलना चाहिए, ये जो टैग है, ये जो ट्रिब्यूट है, वो उसको मिलना चाहिए। पर वहां पर कांग्रेस खेल गई। कांग्रेस ने बोला कि इसमें संस्कृत के वाक्यों का इस्तेमाल है, दूसरी ओर इसमें रिलीजन स्पेसिफिक बातें हैं। वंदे मातरम के अंदर एज सच कोई रिलीजन स्पेसिफिक बातें तो है नहीं, उसमें इंडिया की डेमोग्राफी के बारे में बात है, रिलीजन के ऊपर बातें हैं, अलग अलग तरीके की बातें, उसमें सारे रिलीजन कवर्ड है, उसमें एक रिलीजन ही नहीं कवर्ड है। और संस्कृत के प्रयोग से इतनी दिक्कत क्यों? हमारे इंडिया का जो महान इतिहास है उसमें संस्कृत बहुत बड़ी चीज है। मैक्सिमम लैंग्वेज जो इस टाइम पे इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, मलयालम, तमिल और हिंदी, कितनी ढेर सारी चीजें जो संस्कृत से निकल कर आती हैं, और अभी भी उसको वो प्रतिष्ठा मिलती है। तो संस्कृत से इतनी दिक्कत क्यों? एक्चुअल में ये दिक्कत कभी थी ही नहीं। ये कांग्रेस पार्टी की अपनी वोटर बैंक की जो स्ट्रैटेजी थी, वो इतने टाइम से उनके दिमाग में चल रही थी। आप समझिए, हमारे देश के अंदर जब इलेक्शन शुरू भी नहीं होता, उसके पहले से कांग्रेस ने अपनी वोटर बैंक थ्योरी को सीरियसली प्लेड करके रखा हुआ था। उनके दिमाग में ही थी कि माइनॉरिटी के साथ चलेंगे तो हमें हमेशा वोट मिलेगा, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर ही नहीं बैठना था, उनको एक तरीके से राज करना था। और इस वजह से, इस निग्लेक्शन की वजह से वंदे मातरम को कभी भी वो जगह नहीं मिली, और उस जगह का ना मिलने के वजह से कभी भी वो ओहदा नहीं मिल पाया बंकिम चंद्रा को जो उन्हें मिलना चाहिए था। उस गाने को जो हमारा इंडियन कल्चर रिप्रेजेंट करता है, उस जगह को जहां पर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके दर्द को बयां करती हैं जो वो लाइंस, वो हम तक ढंग से पहुंच नहीं पाई। पर जब बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 के अंदर, उन्होंने समझ लिया कि ये टाइम है, इसे चेंज करने का एक मौका आया है। ये टाइम है कि वंदे मातरम को जो एक तरीके से मैं बताऊं, जो पहुंच मिलनी चाहिए, जो ट्रिब्यूट मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो इस बार उन्हें मिलेगी। और इसीलिए बीजेपी ने ऐसा नहीं किया कि उसे नेशनल एंथम बना दिया, चीजें चेंज कर दी। नहीं, उन्होंने बोला कि हमें वंदे मातरम को भी सीरियसली लेना चाहिए, हमें उसका भी उपयोग हर जगह करना चाहिए। उन्होंने गवर्नमेंट इवेंट्स के अंदर, पब्लिक इवेंट्स के अंदर, उन्होंने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई बात होती है उसके अंदर, अलग अलग स्कूल, कॉलेजेस, इन सब जगहों पे वंदे मातरम का यूज और ज्यादा प्राइमरी कर दिया। जी हाँ, और ज्यादा लोग मैंडेटरी वे में यूज करने लगे, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट, लोगों की जागरूकता और बढ़ी। और आज वंदे मातरम को वो अपनी खोई हुई जो उसकी इमेज थी, वो धीरे धीरे वापस आ रही है। जो चीज एक डिमिनिश हो चुकी थी, गायब करने की कोशिश की थी कांग्रेस वालों ने, वो चीजें वापस आ रही हैं। और जब ये चीजें वापस आने लगी, तब हमारे देश के विपक्षी दल के नेताओं को इसके लिए प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। आप मुझे एक बात बताइए, इतने टाइम से हम नेशनल एंथम गाते हैं,
जनगण, ठीक है, उसमें इन नेताओं को कोई दिक्कत नहीं होती है। पर जैसे वंदे मातरम की बात आती है, इन नेताओं को अलग से कोई दिक्कत होने लगती है, इनके अल्लाह की खिदमत में दिक्कतें होने लगती हैं। ये सब चीजें एकाएक शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सपा के जो लीडर हैं अबू आजमी, उन्होंने साफ साफ बोला कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। और जब उनसे पूछा गया कि क्यों, वो कहते हैं कि अल्लाह की खिदमत के आगे ना हम अपनी माँ की खिदमत कर सकते हैं, ना ही मातृभूमि की खिदमत कर सकते हैं। लेकिन नेशनल एंथम में उनको ऐसा कुछ भी नहीं आया, क्योंकि इतने टाइम से हमने वंदे मातरम की पूरी इमेज ऐसी बना दी है कि वो रिलीजियस है, वो हिंदुओं को प्रेजेंट करता है, उसमें संस्कृत का यूज है। इस वजह से वंदे मातरम को फालतू की हेट मिली, निग्लेक्शन मिली। और जब बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको वो दर्जे पे पहुंचाने की कोशिश की, तब इन लोगों ने उसके बीच में भी आके अड़ंगा डालना शुरू कर दिया। ये जो पूरी कहानी है, ये दर्शाती है कि कैसे इतने टाइम से कांग्रेस ने अपने हिसाब से, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से चीजों को आपके लिए ट्विस्ट करके रखा और आपको आपकी ही हेरिटेज, आपकी ही कल्चर के बारे में इतने ध्यान से नहीं बताया। और जब बीजेपी इस बार वंदे मातरम का 150वां दिवस बना रही थी, उस टाइम पर भी विपक्षी दल के नेताओं ने, जैसे कि राहुल गांधी, जब उनका टाइम आया कि उनको सल्यूट मारना है वंदे मातरम पे, उन्होंने मारा ही नहीं। क्यों नहीं मारा? बाकी सब मार रहे थे, सोनिया गांधी मार रहे थे, अलग लोग मार रहे थे, पर उन्होंने मारा ही नहीं। और ये सब चीजें दर्शाती है कि लोगों की जो कट्टरवादिता है वो किस तरीके से आती है। ये बताती है कि कैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर सत्ता का इतना लोभ है कि पैट्रियोटिज्म की जो लहर है वो भूलते जा रहे हैं। ये दर्शाती है सब कुछ। बाकी तो आप समझदारी हैं, आपको पता ही है कि क्या और कैसे होता है। और अभी जो इवेंट हुआ, जहां पे पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ साथ खड़े थे, उन्होंने, पीएम मोदी ने एड्रेस करने से पहले जनता को उन्होंने वंदे मातरम बजवाया, जिसके तहत सारे लोग एकत्रित होके वंदे मातरम को वो ट्रिब्यूट दे रहे थे, वंदे मातरम को वो एक्नॉलेजमेंट मिल रही थी जो वो डिजर्व करते हैं। और इसके बाद से इस पर भी कांग्रेस के लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। लोग कह रहे हैं कि अब वंदे मातरम कंट्रोवर्सी से बीजेपी एक नयानतम चीज लाएगी और नए तरीके से एक नया उजाला लेकर आएगी, और ये उनकी नई स्ट्रैटेजी है। पर ये स्ट्रैटेजी नहीं है। वंदे मातरम हमारे देश का पार्ट हमेशा से थी, उनको नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया था, पर नेशनल सॉन्ग होने के बावजूद भी इतने इवेंट्स के अंदर वो बजाया नहीं जाता था, उनको कंपल्सरी या मैंडेटरी नहीं की जाती थी। और ये एक चेंज पीएम मोदी के गवर्नमेंट ने लाया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी एक समझ लीजिए कि ये चीज इंपॉर्टेंट थी लाना, और इस चीज को अगर लाया भी गया है तो इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। बीजेपी गवर्नमेंट के किसी आदमी ने बैठ के वंदे मातरम नहीं लिखा था। ये हमारा पुराना इतिहास है जिसको दोबारा दोहराया जा रहा है, और जिसको दोहराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इससे को ना कोई पीआर गेम बन जाएगा, ना कुछ अलग सा बन जाएगा। नेशनल एंथम तो हमारे पास है ही, हम बस नेशनल सॉन्ग को थोड़ा और दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन विपक्षी दल के नेताओं के पास डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई बात है नहीं। अरावली हिल्स में भी उनकी ही गलती निकल गई। कांग्रेस की सरकार के पास और कोई बात तो है नहीं। टेली पोल्यूशन में भी उनकी ही गलती निकल गई। बीजेपी को वो उस पर कसूरवार नहीं ठहरा पाए। अरावली की बात चल रही थी, उसकी लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है कि अरावली हिल्स पे कोई भी एज सच कंस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी, पेड़ों को नहीं काटा जाएगा और उसको नहीं लिया जा रहा है। तो उसके बाद से भी उनका मुंह बंद हो गया। साथ ही साथ जो अशोक गहलोत की रिपोर्ट आई कि वो एक्सेसिव माइनिंग कराया करते थे वहां पर, उसके बाद से भी वो चुप हो चुके हैं, क्योंकि उनका जो उन्हें अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मान लिया। एक्चुअली उनका ये इतिहास है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि 2014 से पहले कांग्रेस का ही राज था, और कांग्रेस ने भी बहुत कुछ हमारे देश के अंदर ऐसा किया जो इस टाइम पे एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में है। और एकाएक 10 साल में बीजेपी इतना कुछ चेंज नहीं कर सकती। वो बिट ऑब्वियस सी बात है, टाइम लगता है चीजों को चेंज करने में, और स्पेसिफिकली एक कंट्री में जहां पे इतनी पॉपुलेशन है। वंदे मातरम को जो एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए थी वो तो अब मिलकर ही रहेगी इस गवर्नमेंट के अंदर। पर इस पूरी कंट्रोवर्सी पे हमने देखा कि कैसे विपक्षी दल के मुल्ला समाज के जो लीडर है उनकी तो बात अपनी जगह है, पर अखिलेश यादव जैसे लीडर्स भी इस पे काफी हद तक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहे थे, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग किस तरीके से अपनी माइनॉरिटी वोटर बैंक को इतना प्रायोरिटाइज करते हैं कि अपने ही दल के लोगों को भूल जाते हैं। वैसे तो हम सब एक हैं, पर उसके बावजूद भी ये डिविजन इतने टाइम से है। ओवैसी का भी स्टेटमेंट आया था कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हमारी शरिया के खिलाफ है, हमारे लॉ के खिलाफ है, हमारी अल्लाह की खिदमत के खिलाफ है। जब पॉलिटिकल लीडर्स ऐसी बात कर देते ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि रिलीजन कितना ऊपर है। और क्या पता, और जब हिंदू अपने रिलीजन की बात करने लगते हैं तो उनको इस चीज से इश्यू होने लगती है। ये जो एक
ये जो एक डिविजन जो लोग ये लोग क्रिएट करते हैं बहुत अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, और जब हिंदू ऐसा कुछ करते हैं तो यहाँ पे बोल दिया जाता है कि अरे हिंदुओं का तो राज है, बीजेपी की सरकार है, हिंदुओं का वर्चस्व चल रहा है, ये सब चीजें, ये सब टोंट मारना शुरू हो जाते हैं। ये मुझे समझ नहीं आता कि क्यों करते हैं। ओवैसी की पूरी पार्टी मुस्लिम लीग के हिसाब से बनी है, मुस्लिमों के हित के लिए बनी है, माइनॉरिटी के लिए बनी है, ठीक है। जब वो बीजेपी को हिंदुओं के वर्चस्व के लिए बोलते हैं, हिंदुओं के डेवलपमेंट के लिए बोलते हैं, तो मुझे हंसी आती है कि आप खुद एक माइनॉरिटी पार्टी के लीडर हो रहे हैं, आपकी हर चीज सिर्फ मुस्लिमों रिलेटेड है। इनफैक्ट जब आप इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं उस टाइम पर भी आप मुस्लिमों को ही अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको ही टारगेट करते हैं ताकि आपको उनसे ही वोट मिल सके, सपोर्ट मिल सके। तो अगर बीजेपी ऐसा कुछ कर भी रही है तो उससे एक तरीके से इश्यू किस बात की है, जबकि नरेंद्र मोदी ने सेक्युलरिज्म की एक नई छवि दिखा दी है। क्रिसमस की सुबह ही नरेंद्र मोदी गए थे चर्च में, उन्होंने विजिट किया, वहां पे उनकी इस एक्ट से ये चीज समझ में आ रही है कि किस तरीके से इंडिया के अंदर माइनॉरिटी को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना देना चाहिए इस टाइम पर। और चर्च जाके, जैसे कि आप क्रिश्चियंस या मुस्लिम्स को कह दीजिए कि हिंदू उसमें टेम्पल्स में जाए, इतना कुछ जाए, तो शायद इतना आसान नहीं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी चर्च होकर आ गए और अबू आजमी जैसे लीडर्स को वंदे मातरम का गाना गाने में दिक्कत आ रही है। ये जो डिफरेंस है ना हमारे विपक्षी दल और करंट पार्टी के बीच का, ये साफ साफ दिख रहा है। अंत में आपका ही एक आखिरी डिसीजन होगा कि आपको किसे वोट करना है और किसे नहीं। पर मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि दूध का दूध क्या है और पानी का पानी क्या है। इस घुमरा में मत जाइए और अपने हिसाब से फैक्ट्स और फिगर्स को देख के अपना डिसीजन लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ